नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं वह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है इस टाइम। वैदिक सभ्यता में हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के दो पार्ट है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमने ऋग्वैदिक काल अपना चल रहा है। हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पढ़ ली थी, धार्मिक जीवन को पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। देखो, उस समय जो समाज जो था, ये याद रखना, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता ही घर का प्रधान था। आपको पता होगा कि एक कुल होता था, जैसे कि हमने राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ा। कुल का एक मुखिया कौन था? कुलप या ग्रहपति हुआ करता था। और जो ये समाज जो है, ये कुल जो है, ये गोत्र पर चलता था, गोत्र आधारित होता था। जैसे कि आज भी अपन गोत्र आधारित है, अपना समाज गोत्र आधारित है। पितृसत्तात्मक था। और जो पिता जो थे, पिता का अपने पुत्रों पर पूर्ण अधिकार था। पूर्ण अधिकार था, यानी कि वो पुत्रों को क्या कर सकते थे? संपत्ति के तौर पर गिरवी रख सकते थे, बेच सकते थे। जैसे कि हमें ऋग्वैदिक सूक्तों में इसके बारे में चर्चा मिलती है। जैसे कि विश्वामित्र जो थे, उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनको घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। और एक जुआरी है रजास्व ने जुओं में अपने पुत्रों को बेच दिया, गिरवी रख दिया। तो इससे पता चलता है कि पिता का अपने परिवार पर पूर्ण रूप से अधिकार था। और जो परिवार जो थे, उस टाइम के परिवार जो थे वो संयुक्त होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। और संयुक्त परिवार में क्या होता था कि एक साथ कई पीढ़ियां रहती थी, एक साथ कई पीढ़ियां रहती थी। जैसे दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, ये सब एक साथ मिलकर रहते थे, माता पिता रहते थे। इस तरीके से क्या सारी पीढ़ी एक साथ मिलकर रहा करती थी, संयुक्त होते थे परिवार। ठीक है। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों साथ रहते थे। मतलब कि क्या होता था कि माता और पिता, इन दोनों के जो पक्ष हैं ये एक साथ रहते थे। क्योंकि कबीलाई जीवन था, तो कबीले में तो एक साथ मिलकर रहते थे। ठीक है। उस समय का जो समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसे कि हमने ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसमें देखो, इसमें 4 वर्णों के बारे में, स्टार्टिंग में 3 थे लेकिन बाद में 4 वर्ण आ गए। इसमें सबसे प्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। 4 वर्ण कौन है?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सुशूद्र। शूद्र, ये चार वर्ण है। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। इसका जो काम है वो है अध्ययन करना, अध्ययन करना, पूजा, यज्ञ कर, पूजा करना, यज्ञ करना, यज्ञ करना। इसका काम था, क्षत्रिय काम था रक्षा करना, यानी तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का अर्थ था कृषि कार्य करना, व्यापार करना। और शूद्र का जो कार्य था वो था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करना। ये चार वर्ण है जिनके बारे में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चार वर्णों के बारे में उस टाइम में जो समाज जो था वो चार वर्णों में विभाजित था। और जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित, वो कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। मतलब कि जो व्यक्ति चाहे उस पेशे को अपना सकता था, किसी भी वर्ण का वर्ण कर सकता था। इसलिए वर्ण का जो मतलब भी निकलता है वो होता है वर्ण करना, यानी कि चुनना। क्या होता है? चुनना। अपनी मर्जी से किसी भी पेशे को चुन सकता था, यानी किसी भी वर्ण को वो धारण कर सकता था, चुन सकता था। ये उस टाइम की व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसका वर्ण वैसा ही हो जाता था। जैसे कि ऋग्वेद में एक जगह मिलता है कि वो क्या अध्ययन करता है, वो एक घर में एक अध्ययन करने वाला भी है, व्यापार करने वाला भी है और एक गृहिणी भी है। तो उस तरह से एक ही घर में क्या होता है, अलग अलग वर्ण के अलग अलग कार्य के लोग मिलकर रहते थे, अलग अलग लोग कार्य करते थे। जैसे आज के टाइम में क्या है, जैसे कि एक जैसी जाति है तो हम उसी जाति में क्या करते हैं, उसी जाति के बन जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर जो चाहे जिस वर्ण में जा सकता था, कोई छूट रोक टोक नहीं थी। ये था। जैसे आधुनिक आज के काल, आज के संदर्भ देखे तो आज अपन कोई भी पेशा अपना सकते हैं, किसी प्रकार काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो कर सकते नहीं, लेकिन वर्ण अपना, अपनी जाति जो है वैसे थोड़ी जिससे जैसा अपन काम करते रहेंगे तो वैसी जाति के। लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। इसमें जब काम धंधा चाहे कोई सा भी कर सकते थे, लेकिन काम धंधा जो करेंगे आप उसी वर्ण के बन जाएंगे। इस टाइम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई बैरियर नहीं थी वर्ण व्यवस्था को लेकर। रिलायबल थी वर्ण व्यवस्था, कठोर नहीं थी। तो ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, जैसा कर्म करेगा वैसा उस वर्ण को प्राप्त करेगा। आगे देखो, जो कि परिवार और वर्ण। अब देखते हैं आगे, देखो हम स्त्रियों की दशा देखते हैं उस टाइम की कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखो, ऋग्वेदिक काल में हमें ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। इस समय क्या थी, महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी।
महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस टाइम पे। यद्यपि जो वैदिक सूत्र है, वैदिक सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना की गई है, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी इस टाइम पे। देखो उस समय क्या था कि जो पत्नी है, पत्नी को जायदेस्तम कहा गया। क्या कहा गया है? जायदेस्तम। मैं है जायदेस्तम कहा गया है। यानी पत्नी ही क्या है? घर है। पत्नी से ही घर है, कहने का मतलब पत्नी ही जायदाद है, ये कहा गया है। उस समय क्या थी कि महिलाएं जो थी उस सभा और समिति में भाग ले सकती थी। राजनीतिक अधिकार था। सभा समिति में भाग ले सकती थी। और उस समय महिलाओं का क्या होता था, मतलब लड़कियों का बालिकाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है कि जब भी आश्रम में जब जाते थे बालक, तो उस समय क्या होता था, गुरु उनको उपनयन संस्कार के द्वारा आश्रम में भर्ती करता था, यानी विद्या ग्रहण करने के लिए उनको उपनयन संस्कार करता था। पढ़ाई स्टार्टिंग से पहले उपनयन संस्कार होता था। तो बालिकाओं का भी होता था। बाल विवाह उस टाइम नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह थे, विधवा विवाह होते थे। तो सारे अच्छा ही है। यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। सती प्रथा नहीं थी। समाज में नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा विद्यमान थी। लड़कियों को स्वयंवर करने का अधिकार था। स्वयंवर चुनने का अधिकार था। और देखो इसके अलावा क्या था कि इस समय बहुपत्नी, वैसे बहुपत्नी प्रथा तो थी, बहुपत्नी पति प्रथा भी थी, पत्नी प्रथा भी थी, लेकिन बहुपति प्रथा कम थी। इसके अलावा देखो विदुषी महिलाएं भी हुई। जिन्होंने क्या किया, ऋग्वेद के मंत्रों की
रचना की, जैसे जिनमें देखो घोषा, अपाला, विश्वारा, घोषा, अपाला, विश्वारा, निवावरी, लोपामुद्रा, आदि। ये विदुषी महिलाएं जिस टाइम की जिन्होंने ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना की थी। इन जो विदुषी महिलाएं हैं, इन महिलाओं को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता? ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, या ऋषिका। ब्रह्मवादिनी के अलावा ऋषिका भी कहा जाता था इन विदुषी महिलाओं को। तो उस समय टोटल मिलाकर क्या था कि महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी इस स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो याद रखना कि जहां ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? काफी स्ट्रांग थी, महिलाओं को काफी अधिकार थे, और विवाह के टाइम पर क्या थे, इनको स्वयं को पिता की तरफ से कुछ संपत्ति भी प्राप्त होती थी, जिसको स्त्रीधन कहा जाता था। तो इस समय क्या थी, स्थिति काफी बेटर देखने को मिल रही है। जैसे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल से निकलकर उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो वहां पर क्या है कि महिलाओं की स्थिति में क्या है, धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये धीरे धीरे क्या है कि समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे समाज में घुल मिल जाएंगे। जैसे क्या है कि समाज की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, वर्ण व्यवस्था है, वो धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई देगी। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे आगे उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो जाएगी। यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में क्या कैसी स्थिति थी, और उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसको नोट करो। आगे देखो, आगे देखो, अगर यहाँ की इस टाइम की खान पान की बात की जाए, भोजन की, तो उस समय क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। दोनों प्रकार के भोजन होते थे। देखो इसमें एक उल्लेख मिलता है यव का, यव यानी जौ का। तो जौ का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, इससे पता चलता है कि हाँ जो उस टाइम पे जो फसल थी वो जौ थी, और जौ को ये खाते थे। इसके अलावा गाय का उल्लेख मिलता है। गाय से क्या प्राप्त होता है इनको? दूध प्राप्त होता था। दूध, घी, दही, छाछ, ये इनके खान पान थे, मक्खन वगैरह। मांसाहारी में इनके देखो बकरी का मांस खाते थे। इसके अलावा भेड़ का, बकरी भेड़ इनका मांस खाते थे, तो मांसाहारी भी थे। भोजन में बात की जाए तो ठीक है, उस समय जो थी वो एक याद रखना कि नमक की इनको जानकारी नहीं थी, चावल की जानकारी नहीं थी इनको, नमक और चावल, गेहूं की भी जानकारी नहीं थी, केवल जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इनके बहुत ही सारे और देखो, भोजन हो गया, पहनावा देखो इनका। देखो उस टाइम पर 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जो वस्त्र हैं
तीन प्रकार के वस्त्रों को उल्लेख मिलता है। पहला है नीवी। तीन प्रकार के वस्त्र है नीवी, दूसरा है वासस और तीसरा है अधोवास। नीवी, वासस और अधोवास। नीवी, वासस और तीसरा है अधोवासस। अधोवासस, ये तीन प्रकार के वस्त्रों को उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो नीवी जो है ये कमर के नीचे बांधा जाता था, कमर के नीचे। जो वासस है, वासस कमर के ऊपर, कमीज वगैरह मतलब। और अधोवास जो होता था वस्त्र के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। वस्त्र के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी जैसे बनियान के ऊपर अपन कमीज वगैरह पहनते हैं वैसे हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा एक और है, एक और मिलता है उष्णीष का। एक वस्त्र मिलता है उष्णीष का उल्लेख मिलता है। ये उस टाइम की पगड़ी हुआ करती थी। क्या होता था? पगड़ी हुआ करती थी, याद रखना। ये वस्त्र थे। आभूषणों में देखो, आभूषणों में निष्क का उल्लेख मिलता है। निष्क की तरह मुद्रा भी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर मुद्रा से नहीं, यहाँ पर जो है स्वर्ण का हार से है। स्वर्ण का आभूषण है एक तरीके से, स्वर्ण आभूषण है। निष्क का मतलब है स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण का बना हुआ एक तरीके से हार वगैरह है, आभूषण। तो इनका पहनावा हुआ करता था ये। मनोरंजन की बात की जाए, मनोरंजन के साधनों की, मनोरंजन किस प्रकार से करते थे ये? तो देखो ये क्या करते थे, ये शिकार करते थे, शिकार करते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे। रथ उस टाइम बन गए थे, घोड़ा था इनका प्रमुख पशु। घुड़दौड़, रथ दौड़। इसके अलावा नृत्य करते थे, गायन करते थे। इसके अलावा नृत्य, गायन, नृत्य गायन और जुआ खेलते थे। क्योंकि ऋग्वेद में जुए को उल्लेख मिला है। जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे। इसके अलावा त्योहारों को आयोजन करते थे, त्योहार बनाते थे, त्योहार मनाते थे। तो इस प्रकार से कहेंगे मनोरंजन के साधन थे। तो इस प्रकार से कहेंगे जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, इस तरीके से वो अपनी जीवन यापन करता था। उनकी ये विशेषता है, या सबको याद करना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋग्वैदिक 4 नंबर का, 2 नंबर का ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में आपका जानते हैं। 4 विशेषताएं लिखिए, तो उनमें से ये आपको याद करना, जिसे पढ़ना है। अब देखो, समाज से हम निकलते डायरेक्ट, इसके बाद आर्थिक जीवन की तरफ, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की तरफ। ठीक है, ये हो गया अपना समाज। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, उस समय का आर्थिक जीवन के साथ। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, इसके बारे में देखो।
देखो ये याद रखना कि उस समय जो समाज जो था, अर्थव्यवस्था जो थी वो थी पशु प्रधान थी, यानी पशुपालक थी, कृषि प्रधान नहीं थी। याद रखना अर्थव्यवस्था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार प्रधान थी, तो उस प्रकार से यहाँ पे पशुपालन है। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन इंपोर्टेंट है, कृषि इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक काल में जब पढ़ेंगे तो पशुपालन के बजाय कृषि प्रधान हो जाएगी अर्थव्यवस्था। तो पशुपालन सबसे इंपोर्टेंट है। पशुपालन समाज था, पशुपालक समाज था, पशुपालन समाज था यहाँ का, याद रखना। और पशु के संदर्भ में गाय का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, और पशुओं के संदर्भ में गाय का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है? गाय का हुआ है। गाय के लिए विभिन्न शब्दों का प्रचलन था। गाय के लिए विभिन्न शब्दों का प्रचलन था, जैसे देखो गाय के लिए विभिन्न शब्दों का प्रचलन, जैसे कि गोपति यानी गौओं का पति, राजा की पद गोपति। राजा गोपति इसलिए कहते हैं गौओं का पति है, गौओं के लिए क्या करता, युद्ध करता था। गौओं को पति यानी राजा किसको कहा जाता, राजा को कहा जाता था गौपति। गाय क्या, गाय के लिए गाय पर आधारित है, मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि राजा किसके लिए युद्ध करते, गाय की प्राप्ति के लिए, पशुओं के लिए युद्ध करता था। गोधूली वेला, गोधूली एक टाइम, एक समय, संध्या काल को कहते गोधूली वेला, संध्या काल को कहा जाता गोधूली वेला। गवाष्टी, गवाष्टी का मतलब युद्ध, युद्ध जो होता था गवों के लिए हुआ करता था, इसे गवाष्टी कहा जाता। ठीक है, ये था। इसके अलावा देखो अर्थव्यवस्था में देखो कृषि की जानकारी थी, पशुपालन सबसे इंपॉर्टेंट था, कृषि सेकंड नंबर पर, याद रखना। जिसमें एक शब्द आता है यव, यव का मतलब जौ का, जौ की फसल उगाते थे, यव की फसल उगाते थे, यव की फसल उगाते थे, ठीक है। उस टाइम के शिल्प देखो, शिल्पों का प्रचलन था इस टाइम पर, जैसे कि बढ़ई, बढ़ई का है, धातुगिरी का है, लकड़ी काम करता है बढ़ई, जैसे रथ वगैरह बनाता है। धातुगिरी यानी कि जो तांबे वगैरह, उस टाइम पे तांबे का उल्लेख मिला है। कुम्हार, मिट्टी के काफी सारे बर्तन मिले। चर्मकार का मिला है, चमड़े काम करने वाला, इनका क्या, इनका उल्लेख हुआ है, उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, एक शब्द मिला है अयस, इसका मतलब तांबा से लिया गया है। इसका मतलब तांबा, यानी कि तांबे का क्या करते थे, तांबा का यूज, तांबे का उपयोग किसमें करते थे, हथियारों में करते थे। उस समय देखो व्यापार का, उस समय सिक्कों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, सिक्कों की जानकारी नहीं थी उस सारे टाइम के।
व्यापार जो होता था वो स्थानीय होता था, व्यापार जो था, व्यापार जो था वो क्या होता है, कम कम हुआ करता था। तो उतना नहीं था जितना सिंधु घाटी सभ्यता में था। व्यापार होता था लेकिन कम हुआ करता था। और जो व्यापार हुआ करता था वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी इस टाइम की। इसमें क्या होता, वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु, इसमें गाय आदि पशु जो होते थे उनके बदले क्या होता था, व्यापार होता था, जो स्थानीय ज्यादा लंबा नहीं था। ठीक है, ये था। निष्क्रिय का उल्लेख मिला है। निष्क्रिय का मतलब क्या है, आभूषण के रूप में हुआ इसका, मतलब किस तरह से सोने या आभूषणों का काम होता था। और उस समय देखो, उस समय जो कृषि होती थी, कृषि जो थी वो अधिशेष पे आधारित नहीं थी। अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, यानी कि उतनी कृषि की जाती थी जितनी की जरूरत है। इतना उगता तो उतना खपा लेते थे, वो बचता नहीं था उनके पास, ताकि कोई व्यापार वगैरह कर सके। तो व्यापार इतना नहीं होता, तो कम ही होता था। और उस समय जो भूमि का स्वामित्व नहीं था, भूमि का स्वामित्व नहीं था, क्योंकि ये कबीले थे और ये क्या बाहर से आके बस गए, झुंड के झुंड आए थे। जहां जैसे बंजारे आते हैं, क्या होते हैं, एक जगह आगे बस जाते हैं, फिर वहां से पलायन कर जाते थे। उस प्रकार से क्या होते थे, वो वहां बाहर से आए, सैंडल क्षेत्र में, सप्त सैंडल क्षेत्र में रुके, वहां पर वैदिक सभ्यता की नींव डाली। उसके बाद धीरे धीरे करके वहां से खिसक गए भारत की अंदरूनी हिस्सों में। तो कहीं उस टाइम पर संपत्ति का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का। और उस समय जो राजा जो था वो किसी संपत्ति किसी एरिया का राजा नहीं हुआ करता था। भाई ये आज का जो जयपुर है, तो जयपुर का राजा है। उस समय ऐसा नहीं था कि ये एरिया वाइज नहीं था, वो कबीले का हुआ करता था, लोगों का राजा हुआ करता था। कितने लोग हैं उन सबको वो राजा है, उनको सबको हैंडल हुआ करता था। तो उस प्रकार से क्या था, उस टाइम पर संपत्ति नहीं थी, तो भूमि का स्वामित्व तो उस टाइम था ही नहीं, जमीन जायदाद की लफड़ा था ही नहीं उस टाइम पर। तो ये सब जो है, ये है उस टाइम की अर्थव्यवस्था, जो कि उसकी मुख्य विशेषता है, ये है। तो ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है। धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब ये इकोनॉमिक जो कंडीशन है ये थोड़ी और बेटर हो जाएगी। जहाँ पशुपालन आधारित समाज है वो कृषि आधारित हो जाएगा, क्योंकि कृषि तभी कर पाएगा व्यक्ति जब वो एक जगह रुकेगा। और इस टाइम क्या थे कि ये यायावर थे, रुके एक जगह, कबीले के झुंड में आते थे, धीरे धीरे करके आए और एक जगह डटे नहीं, वहां से गए पलायन कर गए। जब ये उत्तर वैदिक काल में जगह रुकेंगे, डटेंगे, स्थायी जीवन के स्थायित्व की नींव रखेंगे, तब जाके इनमें कृषि का डेवलपमेंट होगा। अभी क्या यायावर है, धीरे धीरे खिसक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इस टाइम पर कृषि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पशुपालन है। और पशुओं के लिए इनमें क्या होता था, पशु के लिए युद्ध करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से पशुओं के लिए युद्ध करते थे। इसलिए गवाष्टी शब्द का उपयोग क्या हुआ, गाय के संदर्भ में हुआ है, गायों के लिए युद्ध करते थे। गाय किसलिए जरूरी है, क्योंकि खान पीन के लिए दूध दही छाछ वगैरह इनको यहीं से मिलता है, पशुपालन अर्थव्यवस्था है तो बहुत जरूरी है। तो ये थी ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो अपना जो ऋग्वैदिक काल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसके जैसे ऋग्वैदिक काल पढ़े थे उसको कंपेरिजन करते हुए हम एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।